जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा फ़िनांस के वाले से। फ़िनांस की हमने कोशिश की है सारी चीज़ें डिस्कस करें और उनकी कुछ प्रैक्टिस भी करें, और जो कॉन्सेप्ट जिस एंगल से भी पूछे जा सकते हैं वो सारे एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं। आल्दो के इसमें प्रैक्टिस तो हम उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते जितनी हम लोग एक रेगुलर क्लास में करते हैं या करनी चाहिए, लेकिन हमने कोशिश किया कि हर तरह का एक एक सवाल डिस्कस हो जाए। तो हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारा एक सवाल ये रह गया था, कुछ और पॉइंट्स रह गए थे, और फिर एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़िनांस के हवाले से कोई 5 मिनट की डिस्कशन होगी। उसके बाद हम लोग इसको फिर कंक्लूड कर देंगे। हम लोग IRR का मेथड पढ़ रहे थे। हमने ये कहा था कि IRR बेसिकली एक ऐसा रेट होता है जो बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, यानी कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बिज़नेस हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितने % इंटरेस्ट दे रहा है। बिज़नेस हमें इंटरेस्ट नहीं देता, बिज़नेस हमें देता तो प्रॉफिट ही है, लेकिन उससे जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या है। ये परसेंटेज जो है, ये आप समझ लें कि ये एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। ये क्वाइट 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसको कंपैरिजन करना तो फॉर द टाइम बीइंग ईजी है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। IRR की जो एस्टिमेशन होती है, इसका भी हम लोगों ने फार्मूला ही पढ़ा है। हमने इसीलिए IRR की एस्टिमेशन का वर्ड यूज़ किया था, IRR की कैलकुलेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया था। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक बिज़नेस का, ये एक फेयर अजम्पशन के साथ अगर हम चलें तो ये एक फेयरली एक गुड एस्टिमेशन होती है कि एक बिज़नेस हमें किस % रेट से फ़ायदा दे रहा है। इसी तरह की चीज़ को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। IRR की जो हम लोगों ने बात की थी कि IRR एक रेट होता है, और इसको हमने बैंक के साथ कंपेयर करना शुरू किया था। हमने कहा था लेट सपोज कि अगर हमारे बिज़नेस का IRR जो है वो 14% है, और इस वक्त हमें जो बैंक जो प्रॉफिट दे रहा है वो 15% है, तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए बैंक में पैसे रखवाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसी बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करना इतना बेनिफिशियल नहीं है। इसकी एक और तरीके से भी असेसमेंट हम लोगों ने निकाली थी कि इस सिनेरियो में जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ रेट इशूड बाय बैंक, अगर बैंक के रेट के ऊपर हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट बैंक, तो वो हमारी नेगेटिव बनेगी। क्यों? क्योंकि बैंक का रेट ज़्यादा है, IRR कम है। ये बात हम लोगों ने कल एक एग्जांपल में भी डिस्कस की थी कि अगर बैंक का रेट ज़्यादा हो और बैंक के रेट से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारी NPV जो होती है वो नेगेटिव आती है। अगर हमारा बैंक का रेट ज़्यादा है, IRR लेट सपोज ज़्यादा है, और बैंक का रेट जो है वो कम है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या है कि हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिज़नेस हमें ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। ऐसे केस में अगर हम NPV कैलकुलेट करेंगे बैंक के रेट के ऊपर जो कि 14% है, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सही है। तो इसको जिस तरीके से मर्जी देखें, अगर हम सिर्फ नेट प्रेजेंट वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी वो बिज़नेस करना चाहिए। अगर हम IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR और बैंक के रेट के कंपैरिजन में देखें, तो IRR अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करें, अगर IRR कम है तो फिर बैंक में पैसे जमा करा दें। और इन दोनों सिनेरियोज़ में नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी हमने फैक्टर इन कर लिया कि इन दोनों सिनेरियोज़ में नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या क्या इम्पैक्ट होगा। IRR का है ये जो रेट होता है ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेट होता है। इसके ऊपर एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि ये वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज ऑफ ए बिजनेस, कैश फ्लोज ऑफ ए बिजनेस becomes equal to 0. Net present value of all the cash flows of a business at IRR is equal to 0. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर बिजनेस के तमाम कैश फ्लो 0 के इक्वल होते हैं। ये दरअसल सीधे कान को उल्टे हाथ से पकड़ने वाली एक स्टेटमेंट है। ज़रा गौर कीजिएगा स्टेटमेंट पे, ये बात क्या कहता है। हम लोगों ने IRR क्या निकाला था, वो रेट जो कि हमें ये बताता है कि ये बिज़नेस हमें कितना प्रॉफिट देगा, ये बिज़नेस हमें कितने % आउटफ्लो करने के बाद बिज़नेस हमें कितना इनफ्लो दे रहा है। ये बिज़नेस हमें जिस रेट पे इनफ्लो है वो हमने कैलकुलेट किया है। हमने कहा कि इतना लगेगा और इतने पैसे आएंगे, इनका इफेक्टिव रेट इतना है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें उस बिज़नेस के आउटफ्लोज और इनफ्लोज बराबर हो जाएं।
जब बिजनेस के आउटफ्लोज और इनफ्लोज बराबर हो जाते हैं, यही वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के ऊपर बिजनेस का पे बैक अचीव होता है। पे बैक के बारे में भी हमने कल पढ़ा था ना। पे बैक पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के ऊपर बिजनेस के जो है वो रिटर्न्स अचीव होते हैं। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस, उसका एक आउटफ्लो लगा, बहुत सारे इनफ्लोज लगे, जो इनफ्लोज आए वो 5 साल तक आए। तो अगर हम कहते हैं कि 5 सालों तक हम इसका ब्रेक इवन अचीव करना चाहते हैं, तो फिर उसका रेट क्या होगा? सही है। तो इसकी लोग एक्सप्लेनेशन करें, अगर हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना भी जाएं, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी या जो प्रॉपर्टी डेवलप होती नज़र आ रही है वो ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR विल बी इक्वल टू 0। एक बिज़नेस की तमाम कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हम उस रेट पे कैलकुलेट करें जो उस बिज़नेस का IRR है, तो वो 0 के इक्वल होती है। लेट्स सपोज IRR जो है वो इक्वल टू X% है, तो अगर हम एक बिज़नेस के तमाम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू उसके IRR वाले रेट पे कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के। सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, आउटफ्लोज आपको पता है माइनस में लिखते होते हैं, प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज, ये हम पॉजिटिव लिखते होते हैं। ये किसके इक्वल होगी जनाब? इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट निकलती है। वो रेट जिसके ऊपर एक बिज़नेस के तमाम इनफ्लोज और आउटफ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, उस रेट को IRR कहते हैं। ये IRR की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन डेफिनेटली वो है जो अभी हमने सीखी है कि बिज़नेस को अगर हम एक बैंक के तौर पे कंसिडर करें तो हमारा क्या उस बिज़नेस का रिटर्न आता है। ये एक एग्जांपल की थी जनाब, हमने कैश फ्लोज लिए थे। हमने डिस्कस किया था कि एक हम लोग मेथडोलॉजी इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि पहला रेट 10% लिया करेंगे। हमने 10% रेट के ऊपर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी। फिर रूल क्या था, अगर पहले रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस हो तो दूसरा रेट और कम कर देते हैं। दूसरा रेट हमने 5% लिया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी। मैंने कहा था कि इसका एक बेनिफिट होगा कि देयर आर वेरी गुड चांसेस, नॉट 100%, लेकिन कुछ 95% चांसेस होंगे कि एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जिससे कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। कैलकुलेशन तो खैर हर तरह से ही आसान होंगी, लेकिन आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखना ज़रा, हम लोगों ने कैश फ्लोज ये थी एक बिज़नेस की और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, और उसके बाद हमने IRR कितना निकाला था? IRR निकाला था इसका 10.40%। अब ज़रा वो प्रॉपर्टी चेक करते हैं जो मैंने कहा था। मैंने जो अभी प्रॉपर्टी आपको बताई है वो ये बताई है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR विल बी इक्वल टू 0। एक बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने 10% पे भी निकाली, बिजनेस की नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने 15% पे भी निकाली। अब ज़रा एग्जैक्टली उस रेट पे कैलकुलेट करके देखते हैं जो कि उस बिज़नेस का, उस कैश फ्लोज का IRR भी है। ठीक है जी। तो हम ईयर्स लिख लेते हैं, हम कैश फ्लोज लिख लेते हैं। ईयर है 0, इसके ऊपर 80,000 का कैश आउटफ्लो है। माइनस में लिखेंगे ईयर 1, 2, 3 और 4, 4 सालों तक, 4 हैं 5 हैं 4 हैं, 25,000 का हमारा जो है वो कैश आउटफ्लो होता है। तो ये हमारे पास 25,000 पर मंथ जो है, 25,000 पर ईयर हमारा कैश आउटफ्लो होता है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। आपको पता है कि जो मर्जी रेट हो, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR कितना है इस वक्त? 10.40% हमने निकाला था कल। 10.40% इस बिज़नेस का IRR निकला था। अच्छा जी, अब ज़रा इसकी प्रेजेंट वैल्यू 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू तो 80,000 माइनस में ही रहेगी। ज़रा इस 25,000 की प्रेजेंट वैल्यू 10.4 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। 25,000 आपका कैपिटल R है, आपका जो टाइम है N1 है, टाइम 4 ईयर्स है, और आपका रेट जो है वो 10.40% है। 10.40%। ओके, आगे चलें। आगे इसमें और क्या होता है? ये एन्युटी ऑर्डिनरी है। तो ज़रा इसकी प्रेजेंट वैल्यू लगाएं, ज़रा फार्मूला तो हमारे पास बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है इसकी। 25,000 फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये होगा जनाब 25,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.1040, 10.4% बनना था, माइनस रेज़ टू पावर 4 में आएगा, डिवाइडेड बाय 0.1040।
78565 ठीक है जी, 78565। अच्छा, जब हम लोग इसको ये जो 10.40 है, अगर हम इसको करें पूरा एग्जैक्ट लें तो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट 80,000 ही आएगा इसका। अभी जो थोड़ा सा आउट है वो किस वजह से आउट है, हमारी कुछ कैलकुलेशंस में एरर हो सकते हैं। इस वजह से मैंने एक प्रैक्टिस फाइल बनाई हुई है, जिस प्रैक्टिस फाइल में हम बहुत सारे कैलकुलेशंस एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करता हूँ, उसमें इसके कैश फ्लोज एंटर करते हैं और एग्जैक्ट IRR का रेट भी निकालते हैं। उससे आपका भी ज़रा कैलकुलेशन चेक हो जाएगी कि जो आप लोगों ने कैलकुलेशन की है क्या वो ठीक है या उसमें कुछ एरर था। 10.40 सही भी निकाला था कि नहीं निकाला था, अभी चेक करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है IRR की कैलकुलेशन। ये मैंने एक एक्सेल का टेबल सा बनाया हुआ है, इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास पहले 0 पीरियड के ऊपर कैश आउटफ्लो कितना था, 80,000 का। ठीक हो गया जी। कैश इनफ्लो 25,000 के कितने आ रहे हैं, 4। ठीक हो गया जी। उसके बाद कुछ नहीं है। पहला रेट हमने लेना था 10%। 10% के ऊपर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है 754 माइनस में, यही आई थी हमारी भी, यही आई थी। अच्छा, दूसरा रेट हमने लेना था 5%। तो 5% के ऊपर हमारा जो आया था वो 8650 आया था। 8650 के बाद इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने से आपका 9.60 आता था। हमने नेट प्रेजेंट, हमने ये 10.04 क्यों लगाया हुआ है, कैलकुलेशन चेक करें ज़रा। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार, मेरे सूत्रों के अनुसार आपका जो आंसर है वो 10.40 आना चाहिए था। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमने कहीं पे गलती की है। ठीक है, ये यहाँ पे गलती की है, मैं आपको बताता हूँ। B माइनस A% करना था, हमने 15 माइनस 10% लिख दिया। B रेट हमारा 15 नहीं था, 5 था। क्या था जी, 5 था, 5। तो ये 5 था, इसकी वजह से ये -5 होना था। और ये जो था ये 10.40, इसमें 0.0040 ऐड नहीं होना था, बल्कि 0.40 माइनस होना था, 0.0960 आना था। तो ये 9.60% बनना था जी, बेसिकली 9.60%। अब ज़रा यहाँ पे आज की कैलकुलेशन में भी इसको 10.40 की बजाय 9.60% रखें। 9.60%, तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 9.60 करने से हमारे पास क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, 79937। अच्छा, चलो जी इधर कर लेते हैं। नाइन 9.60 से करने के बाद आपका कितना आया जी, 79940 मेरा आ रहा है, ये 79940। ठीक है, तो अगेन फिर वो जो राउंडिंग है 9.60 भी एग्जैक्ट कहाँ है। अगर मैं इसकी राउंडिंग ख़त्म कर दूंगा इस आंसर की एक्सेल के अंदर, ये जो राउंडिंग आ रही है, तो फिर ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट 0 तक चला जाएगा। खैर, कहने का मतलब ये है कि जब आप 79 कितना है जी, 938, 79940 तकरीबन। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बचती है वो बचती है कितनी, तकरीबन 62। ठीक है जी। और ये राउंडिंग की वजह से होता है। अगर आप जो है वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बिल्कुल सेम हो, सही हो, और आप IRR भी बिल्कुल ठीक निकालें, तो ये 0 के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एट IRR इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ राउंडिंग की वजह से है। .096 तो ये हमने अपडेट किया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए
IRR के क्वेश्चंस में कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसा कि एक ये सवाल है, बैक इन सोन इन कारपोरेशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट ए प्रपोज प्रोजेक्ट 10 ईयर एनुअल नेट कैश फ्लो बेनिफिट्स received each year will be rupees 2500 with an additional terminal benefit of 5000 at the end of the 10th year। ठीक है जी, बैक इन सोन ने कुछ एस्टिमेट किया है कि एक प्रपोज प्रोजेक्ट है 10 साल का, नेट 10 ईयर्स एनुअल नेट कैश फ्लो बेनिफिट रिसीव्ड ईच ईयर एंड विल बी 2500 रुपया जो है वो हर साल के एंड पे मिलेगा। ये हमारा कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो विद एन एडिशनल टर्मिनल बेनिफिट ऑफ ₹5000। जब वो बिजनेस ख़त्म होगा तो उस वक्त टर्मिनल बेनिफिट मिलेगा। टर्मिनल बेनिफिट वो चीज़ होती है जो एसेट को बेचने से या जब उसका टाइम पूरा होता है तो एसेट को सेल करने से जो उसकी वैल्यू आती है वो आपको, उसको हम टर्मिनल बेनिफिट कहते हैं। ठीक है जी। और उसने कहा जी IRR 8% एज्यूम करें और बताएं इनिशियल कैश आउटले कितना होता है। इनिशियल कैश आउटले से मुराद है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैश में कितनी है, यानी कि वो जो आउटफ्लो होता है इनिशियल वो बताना है कितना है। ठीक है जी, चलें जी। तो है हाँ, प्रैक्टिस करें, इसको साथ साथ कवर करें क्योंकि इसके बाद आपके पास जो है ना वो टाइम उतना नहीं बचेगा। हमारा मेन मकसद ये होता है कि क्विक मोड में एक तो ये टॉपिक सारा कवर कराया जाए, फिर इसके जो एग्जाम पॉइंट्स हैं, जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं जिसमें ट्रिकी टाइप के MCQs आते हैं वो कराए जाएँ, कुछ MCQs हम लोग जो करवा सकते हैं वो भी करवाए जाएँ, और फिर जो रह जाए उसको भी फिर हम आउटसाइड ऑफ द क्लास डिस्कस करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एग्जाम जो है ना एफर्ट मेरी तरफ से होगी, एक आप लोगों की तरफ से भी होगी। ठीक है, फिर इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और चीज़ें भी रिकॉर्ड करके आपको साथ साथ में ऑनलाइन फॉर्म में दे दी जाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, उसने कहा था कि एक बिज़नेस है उसके ऊपर एनुअल 2500 रुपये जो है वो मिलते हैं और 5000 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर उसका टर्मिनल बेनिफिट होगा। टर्मिनल बेनिफिट ये होता है कि जब बिज़नेस को बंद करते हैं ना आप, तो उस वक्त जो है वो आपको उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक बिज़नेस था, जैसे हमने इससे पहले वाला सवाल किया था कि उन्होंने ये कहा पाकिस्तान बैंक लिमिटेड वालों ने कि अगर एसेट परचेज कर लेंगे तो आज 9 लाख लगेगा, हर महीने 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन एंड पे 2 लाख रुपए का वो एसेट बिक जाएगा। तो ये टर्मिनल बेनिफिट होता है और ये हमेशा होते हैं। एसेट बिकता है, जो आपने एसेट लगाया है उसने बिक जाना है, तो आपको एंड पे भी एक अच्छी अमाउंट जो है वो मिलेगी, उसे हम टर्मिनल बेनिफिट कहते हैं। तो टर्मिनल बेनिफिट से मुराद ये है कि आखिरी साल हमें कुछ कैश इनफ्लो भी हो रहा है। तो उसने ये कहा है कि बताएं इसका इनिशियल कैश आउटले क्या है। इनिशियल कैश आउटले से मुराद है कि इनिशियल जो आउटफ्लो है उसका आपके बिजनेस का वो क्या है। ठीक है जी, और ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने कहा जी IRR एज्यूम करें 8%। अब सवाल को ज़रा देखते हैं उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हम लिखते होते हैं। मैं आपको बताता हूँ हमें यहाँ से मिसिंग क्या है, ईयर और कैश फ्लोज। ईयर 0 के ऊपर जो आपने कैश आउटफ्लो दिया है वो नहीं पता कितना है। ठीक है, आपको ईयर 1 से लेकर ईयर 9 तक जो है वो कैश इनफ्लो जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2500 पर मंथ, 2500 पर ईयर, पर एनम जिसे हम कह सकते हैं PA। और आपको 9th ईयर में एक और कैश इनफ्लो मिल रहा है विच इज़ 5000। अब बताएं कि ये कैश आउटले कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इसका कोई हमारे पास इस वक्त कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हमेशा उसकी एक ऐसी इक्वेशन या उसकी एक ऐसी कैलकुलेशन ढूंढने की कोशिश करें जिसमें वो अमाउंट यूज़ हो रही हो, वो फार्मूला यूज़ हो रहा हो, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें वो अमाउंट यूज़ हो रही हो और बाकी सारी चीज़ें उसमें से हमें पता हो क्या है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, हमें पता है कि हमारे पास अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR हो तो वो 0 के इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज कि जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो x है, तो x की नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन सारी कैश फ्लोज इनफ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन सारों को हम जमा करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आएगा। क्योंकि हमें पता है कि IRR की एक प्रॉपर्टी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ IRR इज इक्वल टू 0। इसको मिटाते नहीं है क्योंकि ये रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, इसके नीचे से ही शुरू कर लेते। तो उसने हमें ये कहा है, ज़रा गौर से देखिएगा, इसी स्क्रीन के ऊपर करते हैं ईयर और कैश फ्लोज। ईयर 0 हमें नहीं पता कितना कैश फ्लो है, ईयर 1 से लेकर ईयर 9 तक 2500 पर एनम का कैश फ्लो है और ईयर 9 के ऊपर आपका 5000 का कैश इनफ्लो। हमें ये पता है कि IRR जो है वो 8% है। इसका मतलब ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू 0।
कैश आउटफ्लोज की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखनी है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है जी, माइनस के साइन के साथ लिखनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसको एक और तरीके से भी वैसे तो बोल सकते हैं कि ये माइनस की नेट प्रेजेंट आउटफ्लोज जो है ना इधर जाके लिख लें। इसका ये मतलब है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज will be equal to net present value of inflows, ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब हैं जब हम लोग IRR के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस रेट के ऊपर? एट IRR, यानी कि फार्मूले के अंदर ये ज़रूरी है कि आप उस रेट के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं जो उसका IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन में 8% वो वाहद रेट है जिस रेट के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एक दूसरे के इक्वल होंगे, या इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, ठीक है। इसको उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, इधर जीरो रह जाएगा, वट एवर। इस इक्वेशन को जिस तरह से मर्जी आप जो है ना वो ट्रीट कर सकते हैं। हम लोगों ने आउटफ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू ये फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि इनिशियल कैश आउटले है, इसका मतलब ये है कि ये जीरो पे हुआ है, इसका मतलब है कि जो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वही इसकी एक्चुअल वैल्यू भी है, क्योंकि इसको तो ना डिस्काउंट करना है, ये जिस डेट पे है हम उसी डेट पे तो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज ये वाली चीज। तो ये किसके इक्वल है? नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज विल बी इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। सॉरी, ये वाली चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास मौजूद है इनफ्लोज, और ये वाली हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारा आउटफ्लो कितना हुआ है, ये निकालेंगे। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज कैसे होगी? हमारे पास है 2500 की नेट प्रेजेंट वैल्यू, 2500 पर एनम की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपने, और हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसकी? 5000 आफ्टर 9 ईयर्स, उसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। 2500 पर एनम की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये आपका परपेचुटी एन्युटी का फार्मूला होगा, 2500 इंटू 1 माइनस 1 प्लस IRR कितना है? 8, 0.08 रेज़ टू पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस 5000 की नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये सिंपल एक सिंगल पेमेंट है, इसके ऊपर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा देंगे। हम कहेंगे 5000 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज़ टू पावर -9, सिंपल। तो जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? दोनों को जमा करने से 18,118। तो आपका इनिशियल कैश आउटले जो है वो 18,100 रुपये का है। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है जी? 18,118। अगर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 18,118 है तो वो एक्चुअली में अमाउंट कितनी होगी? इतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो उसी डेट पे तो हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। टाइम जब जीरो होगा तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी जीरो ही होगी, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो है वो जो रेट है वो उसके ऊपर जब हम लगाएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, वो वही डेट के ऊपर, क्योंकि उसी डेट की अमाउंट है तो इसलिए वो वही अमाउंट होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही अमाउंट होगी जो कि वो है, ठीक है। ईयर जीरो के ऊपर जो अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी वही है। आप समझ आ जाइए। ठीक है जी। 18,118 आंसर ऑप्शंस में है, ये 18,118 तो नहीं है। देखें कुछ कैलकुलेशन में तो नहीं कोई गड़बड़। 2500 1 माइनस 1 प्लस 0.08 रेज़ टू पावर -9 ओवर 0.08, और इधर भी 18,118 ही आ रहा है। चलो बस ठीक है, ठीक है जी। हम लोग कहते हैं एन्युटी के केस में, ये भी मैंने कैलकुलेशंस के लिए बनाया हुआ। रेट कितना है? 8%। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है नहीं पता, N1 है, टाइम 9 ईयर्स है, फ्यूचर वैल्यू भी नहीं पता, पीरियोडिक पेमेंट 2500 है, 2500 और 0 फॉर ऑर्डिनरी, 1 फॉर ड्यू, 0 लगाना है। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू बनती है, प्रेजेंट वैल्यू बनती है 15,617 रुपये। और दूसरा क्या था जी?
आपकी फ्यूचर वैल्यू थी जो उस डेट की थी वो थी 5000, रेट था आपका 9%, पीरियोडिक पेमेंट 1 टाइम 9 ईयर्स, रेट 8% था, ऐसे ही है। तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो 2501 बनती है जी। 2501 और 15,617 18,118 ही बनता है। ठीक है, तो ये मैंने वो क्विकली कैलकुलेशंस करने के लिए क्वेश्चन के आंसर वगैरह लगाने होते थे तो मैंने अपनी एक एक्सेल की फाइल बनाई हुई। आप लोगों को तो नहीं मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, लेकिन ये मैंने वैसे खैर इसमें डाल दी, या अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर ले, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, हमारे कुछ क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट के रह गए थे, खासतौर पे उसमें एक सवाल था विच वाज अबाउट के डिक्रीजिंग रिटर्न्स जब होते हैं, जब रेट नॉर्मली रेट हमारा पॉजिटिव होता है, चीज़ों में इंक्रीज आ रहा होता है, लेकिन कभी कभार डिक्रीजिंग रेट भी होता है। अभी करवा देता हूँ, पहले ये कर लें फिर अभी इसकी बात शुरू कर दी। तो जनाब, मिस्टर राशिद इन्वेस्टेड ₹60,000 इन अ कंपनी बट फाउंड दैट हिज इन्वेस्टमेंट वाज लूजिंग 6% ऑफ इट्स वैल्यू। कभी कभार इंटरेस्ट लगने की बजाय वैल्यू में लॉस होना शुरू हो जाता है, वैल्यू में डिक्रीज आना शुरू हो जाता है। ऐसे केस में ये इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि लॉस होता है, और इसका रेट जो 6% उसने दिया हुआ है, फार्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसको पॉजिटिव की जगह माइनस कर देंगे। 1 + R है तो R हमारा बेसिकली माइनस है, तो 6% वैल्यू इसकी रिड्यूस हो रही है। आफ्टर 2 ईयर ही डिसाइडेड टू पुल आउट व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उधर जो बच गए थे उसको सारे उसने वहाँ से निकाल लिए, और फिर उसको 4% इंटरेस्ट कंपाउंड ट्वाइस अ ईयर, यानी कि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया। ही वुड रिकवर हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द, रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो जो उसके ओरिजिनल पैसे उसने लगाए थे, कितने लगाए थे? 60,000, वो दोबारा पैसे उसके 60,000 होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है जी, यानी कि उसने 60,000 से पैसे शुरू किए, 60,000 पे इन्वेस्ट किए किसी जगह पे, और वहाँ पे उस बेचारे को एक नुकसान होना शुरू हो गया, वो ये कि उसकी वैल्यू जो है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो -6% हो गया। आर के साथ सिर्फ माइनस लगा देना है क्योंकि वो वैल्यू लूज हो रही है उसकी, और आपने कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है जी, उसने 2 साल तक वो पैसे जो है ना वो वहाँ पे लगा के रखे। 6% ऑफ इट्स वैल्यू का मतलब ये है कि ये कंपाउंडेड इफेक्ट के साथ जो है वो इम्पैक्ट उसका लूज हो रहा है, कम हो रहे थे, लॉस हो रहा था उसको जिधर भी उसने इन्वेस्ट किया है। तो जनाबे वाला 60,000 R इज इक्वल टू -6% टाइम 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 साल के बाद उसके कुछ पैसे रह गए थे। अब ये पैसे उसने यहाँ से निकाले और कहीं और इन्वेस्ट कर दिए। अब वो जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 4%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस ए ईयर, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के साथ मिल रहे हैं। वो कहता है कि ये पैसे दोबारा 60,000 होने में कितना टाइम लगेगा, आपने टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये पैसे जब वहाँ तक पहुँचे 2 साल बाद, तो ये कितने रह गए थे बेचारे, जिसके बाद उसको ख्याल आया कि यार ये तो नहीं हमें प्रॉफिट दे रहे, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमने बेसिकली फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R रेज टू पावर T, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं पता, प्रेजेंट वैल्यू 60,000 थी जिसको हम लोगों ने रेट -0.06 के साथ टाइम लगाया कितना, 2 साल। तो ये हमारे पास बना जी कितना, 60,000 इंटू 0.94 रेज टू पावर 2, कितना बना, 53016। तो 2 साल के बाद ये पैसे 53016 रह गए थे। अब ये 53016 को इसने यहाँ से निकाला और आगे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। डिक्रीजिंग रिटर्न ये होता है जी, डिक्रीजिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब पैसे अपनी वैल्यू लूज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग डेप्रिसिएशन में भी लगाते हैं, एसेट्स के अंदर जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हमने कल या परसों शायद पढ़ा है, विच इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से होती है। और हम लोगों ने नेट बुक वैल्यू रेट पढ़ा था जो कि 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट करके आता है। ठीक है जी, तो ये 1 माइनस रेट करके उसी तरह से आ रहा है डेप्रिसिएशन। तो नेट बुक वैल्यू रेट होता है, वो ये होता है कि वैल्यू रिड्यूस होने के बाद कितनी रह जाती है। तो नेट बुक वैल्यू रेट का कॉन्सेप्ट
यहाँ से अराइज होता है, वो जो हम लोगों ने अपनी अकाउंटिंग की रिवीजन में पढ़ा था। अच्छा, अब 53,016 जो है ये इसके पास वैल्यू रह गई थी। अब ये वो इन्वेस्ट करेगा और कहाँ तक जाना चाहेगा, 60,000 तक। तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो 60,000 है और प्रेजेंट वैल्यू वो है जो कि उसने वहाँ से बचा लिए, निकाल लिए। 1 प्लस रेट कितना निकलेगा जी, रेट है 4%, 0.04 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। टाइम आपने फाइंड करना है लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है जी, तो ऐसे इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT, ये आपका फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो ज़रा मुझे बताइए कि T का क्या आंसर आएगा। हाँ भाई, कैलकुलेटर 3. मैं आपको बताता हूँ, 3.12 ईयर्स। ठीक है जी, ये आपका टाइम आ रहा है। ये आपने 2 लिखा हुआ है ना, साथ 2 साथ लिख के कैलकुलेट किया ना, ये T के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ज़रा देखना गौर से, जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हमें राउंडिंग करते हुए थोड़ी सी एहतियात करनी है। अगर मैं 53,016 इसको पकड़ता हूँ और इसको कंपाउंड करता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हम इसे राउंड करके 3 साल कह सकते हैं, तो 3 सालों में ये 60,000 तक नहीं पहुँचेगा। 3 ईयर्स में ये 60,000 तक नहीं पहुँचेगा। ये 3 साल पूरे लेगा, चौथे साल का भी 12% पोर्शन यूटिलाइज करेगा, 4th ईयर का 12% पोर्शन यूटिलाइज करेगा, फिर ये 60,000 तक पहुंच सकेगा। आप चेक कर लें, फर्ज करें कि आप कहें कि 53,016 से मैं शुरू करता हूं, इंटू 1 प्लस 0.04 का रेट डिवाइडेड बाई 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या ये 60,000 बनेंगे? नहीं बनेंगे। करें जरा, कितने बनते हैं? 597। तो हम जब अमाउंट में, जब हमारे पास आंसर आता है टाइम्स में, जब हम उसे राउंड करने लगेंगे तो हमें फिर 3 ईयर्स नहीं कहेंगे, 3 साल पूरे लगेंगे और 4th ईयर में ये अपने 60,000 रुपये को पूरा कवर कर पाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात भी तो है, तीसरे साल के एंड पे उसको इंटरेस्ट की 6ठी किस्त मिल गई, 7वीं किस्त उसको चौथे साल के मिड में जाके मिलेगी, या 7वीं दफा जो उसकी कंपाउंडिंग होनी है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है ना, साल में 2 दफा कंपाउंडिंग होती है, तो जून में जाके उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली जो उसको इंटरेस्ट का 7वां पार्ट है जो उसके प्रिंसिपल में ऐड होना है, वो जून में जाके मिलेगा और तब जाके वो 60,000 को क्रॉस करेगा। उससे पहले वो 60,000 को क्रॉस नहीं कर पाया। तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली या ज़्यादा गौर से अगर बात की जाए तो उसको 4.6 ईयर्स 3.6 ईयर्स में जाके वो पैसे मिलेंगे। सही है? या हम 4th ईयर भी कह सकते हैं, जैसे ऑप्शन है कि 3rd ईयर में, 4th ईयर में, 2nd ईयर में, 5th ईयर में, तो हम कहते हैं कि उसको 4th ईयर में इनिशियल उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिकवर कर पाएगा, तो 4th ईयर में। और मजीद स्पेसिफिकली पूछे तो आप बताएं कि 4th ईयर में जब उसको पहली दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, 4th ईयर में उसको पहली दफ़ा इंटरेस्ट कब मिलेगा? 6ठे महीने जाके, क्योंकि साल में 2 दफ़ा कंपाउंडिंग हो रही है, ट्वाइस अ ईयर। ठीक है जी, तो ये डिक्रीजिंग रेट भी है और एक हमारा स्टेप बाय स्टेप का क्वेश्चन है। आपने भी एक आज मुझे स्टेप बाय स्टेप का क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा था कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फर्दर हमारे क्या रह गए थे, ये हमने मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। इक्विवेलेंट रेट के कुछ क्वेश्चंस थे। इक्विवेलेंट रेट के बारे में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विवेलेंट रेट जो है वो सिर्फ इसलिए कैलकुलेट होता है कि हमने 2 डिफरेंट रेट्स को आपस में कंपेयर करना होता है। ठीक है जी, 2 डिफरेंट रेट्स को कंपेयर करने के लिए किसी एक सिमिलर पैमाने के ऊपर उनको वैल्यूएट करना होता है, और वो सिमिलर पैमाना हमने क्या सोचा है कि हम एनुअल कंपाउंडिंग ले लिया करेंगे। और उसके अलावा अगर हमारी कोई सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, कोई मंथली कंपाउंडिंग है, कोई क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो उसको भी हम एनुअल कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करके कंपैरिजन कर लिया करेंगे। तो इसमें जो सवाल आते हैं नॉर्मली वो आपको कहता है कि किसी एक रेट का कंपैरिजन रेट वो आप इक्विवेलेंट रेट फाइंड आउट कर लें, या 2 रेट्स के कंपैरिजन का आपको कहता है, या कोई पीरियोडिक रेट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है आपको इक्विवेलेंट रेट दे के एनुअल रेट दे दो और आपको कहे जी क्वार्टरली रेट फाइंड करके बताएं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तीनों टाइप्स का मैंने कोशिश किया एक एक सवाल। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड पे द हाइएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट। हमारे पास इफेक्टिव रेट जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है? इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट
डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है जी। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। 6.05 कंपाउंड एनुअली, तो इसका इफेक्टिव रेट जो है वो एनुअली की कंपाउंडिंग का तो वही होगा। एनुअल जो इफेक्टिव रेट होता है वो एनुअल कंपाउंडिंग के साथ होता है। तो अगर ऑलरेडी उसने एनुअल कंपाउंडिंग दी हुई है तो इसका तो कंपैरिजन जो है वो करने के लिए इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका इफेक्टिव रेट ऑलरेडी 6.05 ही है। 6.01 की कंपैरिजन करेंगे हम, ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1 प्लस 0.0601 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो और क्या आंसर आता है जी? 6.10। इसका मतलब है कि ये हमारा 6.10% है। इसी तरह से पॉइंट सी की कैलकुलेशन है 1 प्लस 0.0590 डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड मंथली है, इसका मतलब है n12 होगा। रेज टू पावर 12 माइनस 1 कितना बनेगा जी? 0.061 के आगे क्या है? 0.0617, तो इसको हम कह सकते हैं कि 6.17%। तो ये कंपाउंड मंथली हमारा 6.17% बनेगा। और डेली कंपाउंडिंग 5.85 है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 1 प्लस 5.85 0.0585 डिवाइडेड बाय 365, उसने खुद ही कह दिया कि अज्यूम करें कि 365 दिन है, तो 365 के साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो रेट क्या बनेगा? 0.0602। इसका मतलब है कि 6.02%, तो 6.02%। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा इसमें से हमारे लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आपने फेवरेबल और अनफेवरेबल का फैसला लेना है, यहां पे हो, किसी भी अगले सवाल में हो, किसी भी अगली क्लास में हो, जहां पे भी आपने ये आइडेंटिफाई करना है, कॉस्ट में जैसे अक्सर फेवरेबल और अनफेवरेबल का कॉन्सेप्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो आपके लिए फेवरेबल वो सिनेरियो है जिसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा है। कभी वो हायर रेट्स होंगे, कभी वो लोअर रेट्स होंगे, तो आपने अपनी पोजीशन को भी देखना है कि फेवरेबल हमारे लिए कौन सा है। खैर, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड पे यू हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट, तो इस सवाल के हिसाब से तो वो हमें कहता है कि हाईएस्ट इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो ऑप्शन सी में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ये पूछ लेता, लेट सपोज अगर वैसे कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम 4 बैंक्स हमें ये और ये रेट दे रहे हैं, बताएं हम कौन सा रेट चूज करें, तो हम देखेंगे कि वो वाला बैंक चूज करें जो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर हमने लोन लेना है और हम 4 बैंक्स के पास जाते हैं और चारों बैंक्स अपना अपना रेट देते हैं, तो फिर हम उसमें से वो चूज करेंगे जो कम रेट दे ले रहा है। तो हमारी अपनी पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि हमने हाईएस्ट की तरफ जाना है कि लोएस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो सवाल में इस चीज़ को जरूर देखना है। अक्सर औक़ात ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो ये कहता है कि हम लोन लेने जा रहे हैं, बताएं हम कौन से बैंक से लोन लें। या कभी कभार ऐसे होता है कि वो कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, बताओ कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, सवाल सी का 6.062 आ रहा है। हाँ जी, 5.90 के साथ कंपाउंड मंथली है, तो ये ले लेते हैं हम। हमारा एनुअल रेट है 5.90% और कंपाउंडिंग मंथली है 6.06 ही आता है, 6.06। तो ये मेरा 6.06 बनेगा, 6.06। अब हमारा ऑप्शन कौन सी बेहतर है जी? ऑप्शन बी 6.01 सेमी एनुअल कंपाउंडिंग के साथ, तो ये हाईएस्ट रेट है। बिल्कुल कर सकते हैं, आप फिक्स टाइम पीरियड ले लें, फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट की ले लें, फिर आपको चारों पे लंबा फार्मूला लगाना पड़ेगा, चारों पे लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी उससे। हाँ हाँ, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर टी।
आप फॉर एग्जांपल एस रख लें 100,000, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू, पी जो है वो 100,000 रख लें और टाइम जो है वो 3 years रख लें, 2 years रख लें, 1 year रख लें, वट, और फिर उसके बाद इन सारों से आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जिसकी फ्यूचर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी डन, और ये थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन होती है इसलिए ये शॉर्टकट बताया है। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका इसमें कंपैरिजन में आपने फिर उसको देखना है कि वो कंपाउंड एनुअल के साथ उसको कंपेयर करना आपने, ठीक है जी। उसको टाइम पीरियड के ऑप्शन जो है जो 6.085 में दिया, ये अगर 6.9 था फिर इसको सिलेक्ट करना, वो आपने हमेशा ऑप्शन 1 जो है ऑप्शन 1 जो है वो क्या होता है, वो तो अभी मतलब कम है 6.05 होता, 6.9 था। हाँ, तो वो तो हाईएस्ट होता फिर सबसे ज़्यादा। इसीलिए तो हम कंपेयर करते हैं उसको कि एनुअल कंपाउंडिंग हमारी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। और अगर इसमें कोई एक सिंपल इंटरेस्ट का आ जाए जैसे आप कह रहे हो, तो फिर उसमें टाइम पीरियड मैटर करेगा। अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट आ जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए तो फिर उसमें टाइम पीरियड मैटर करेगा। फिर वैसे करना पड़ेगा जैसे अभी मैंने इनको बताया कि आप एक खास टाइम पीरियड लेंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे कि आप इसमें जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो उनके रेट बिल्कुल बराबर हैं। हमें ये बताया कि 10% सिंपल इंटरेस्ट और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से तो ज़्यादा बेनिफिट कंपाउंड इंटरेस्ट में है, पहले साल भी, दूसरे साल भी, 5वें साल भी। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 10% सिंपल 12% सिंपल इंटरेस्ट हो, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो बेनिफिट किस में ज़्यादा है? पहले सालों में सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट लगते लगते दूसरे तीसरे साल पे जाएगा, ये 14% से ऊपर चला जाएगा, 12% से ही ऊपर चला जाएगा, फिर दूसरे तीसरे साल में ये मजीद बेनिफिट देना शुरू कर देगा। तो फिर इसमें टाइम पीरियड मैटर करता है। हम फिर टाइम अज्यूम नहीं करेंगे ना, वो क्वेश्चन में दिया होगा हमें। अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम टाइम अज्यूम करेंगे। आप 5 साल अज्यूम कर लें, हो सकता है 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा बेनिफिट है, सिंपल में कम है। और अगर 15 साल की का टाइम पीरियड हो तो हो सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा बेनिफिट हो, सिंपल इंटरेस्ट में कम, ठीक है। तो वो टाइम हम अज्यूम नहीं कर सकते। अगर सारी ऑप्शन कंपाउंड की हैं फिर कोई एक खास टाइम पीरियड अज्यूम करके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कंपाउंड एक सिंपल इंटरेस्ट किया तो फिर आप टाइम पीरियड अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। कम होगी अनलेस के वो वाला अभी जो हमने सवाल दिखा है जिसमें कि वैल्यू रिड्यूस हो रही थी। इसमें देखो प्रेजेंट वैल्यू 60,000 है, फ्यूचर वैल्यू 53,000 है। क्यों? क्योंकि रेट माइनस था। जब भी रेट पॉजिटिव होगा फ्यूचर में वो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। The present value of a future value is always less than the future value itself. दिखाओ जरा प्रेजेंट वैल्यू। 117 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन द फ्यूचर वैल्यू इटसेल्फ। हाँ ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो प्रेजेंट वैल्यू से कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी, फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा ही होगी उसकी। पॉजिटिव है ना? हाँ पूछो, आज ले आओ। सर ये क्वेश्चन सर ने करवाए थे, तो ये वाले तो उन्होंने बताया था कि एक स्टेप के बाद जो एस होता है ना हमारा पी में कन्वर्ट हो जाता है अगले स्टेप के लिए। जी सर, क्वेश्चन ये इतना ही है लेकिन स्टेप इसके दो बने। हाँ, जो एक पहले स्टेप का जो एस होगा ना अगले स्टेप का पी बने। पी बन जाएगा। किस तरह मतलब इसकी उठाओ ज़रा इसको, ये देखो हमने भी यही नहीं किया कि पहले स्टेप से जो हमने एस निकाला वो अगले स्टेप के लिए पी बना दिया। क्योंकि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते जाते हैं तो जो इस तरफ वाली वैल्यू होती है वो पुरानी वैल्यू होती है और एस हमारी जो है वो न्यू वैल्यू होती है। मतलब ये नई बिजनेस के लिए वो सेकंड एन्युटी के लिए या सेकंड परपेचुटी या जो भी है सेकंड कैलकुलेशन के लिए जो इसके बाद करनी। पहले 2 साल के लिए तो ये हमारी जो थी ये क्या वैल्यू थी, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू थी। लेकिन अब अगले 2 सालों के लिए या अगला जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए ये 53,014 हमारे लिए प्रेजेंट वैल्यू है। इससे आगे हमने जाना, तो जो वैल्यू टाइमलाइन पे पीछे फॉल कर रही होगी वो उस कैलकुलेशन के लिए पी होगी और जो आगे फॉल कर रही होगी वो एस होगी, ठीक है। 10,000 एन्युटी एंड ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर 5 years
in order to receive 4 annual payments thereafter if the interest rate is 10% compound annually find the size of annual withdrawal. ठीक है, यही चीज़ है। हाँ यही चीज़। इसमें क्या है, इसमें एक ये कैलकुलेशन है, इससे आगे जा रही है। उसमें क्या है, उसमें ये कैलकुलेशन करने के बाद वो कह रहा है इसके आगे उसने 4 पेमेंट्स रिसीव करनी है। जो 4 पेमेंट्स रिसीव करनी है ये उसके लिए तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना, ठीक है। तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, उसके बाद जो है वो एक खास अमाउंट तक पहुंच गए, उसके बाद आपने एनुअली वहाँ से पैसे विड्रॉ करने, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन होता है। अब ये लंबे सवाल हैं, अब ये इस तरह के सवाल मैंने भी बहुत कराए हुए, बहुत ज़्यादा कराए हुए, लेकिन ये अब नहीं आते, इसलिए मैंने अब इनको, हाँ तो वो उनकी हम काफ़ी रीजनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सवाल जो कि 2 या 3 स्टेप्स में होना होता है, ये पहले आते थे जब 6 नंबर 8 नंबर 7 नंबर का सवाल होता था। हुआ ये कि जब ये AFC बना तो AFC के अंदर जिन लोगों ने पहले अपनी किताबें बनाई होती थी उन्होंने वही सवाल पकड़े, उनके नीचे 3 गलत ऑप्शन और 1 करेक्ट ऑप्शन लिखकर उसको MCQ बना दिया, हालांकि वो MCQs बनते नहीं थे। अब इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, 8-8 लाइनों की 2-2 पैराग्राफ के सवाल हैं, 5-5 कैलकुलेशंस उसमें करनी होती हैं। ये सवाल अब आपको नहीं आते। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपने 50 MCQs करने हैं 2 घंटे यानी कि 120 मिनट के अंदर अंदर। 120 मिनट में 50 MCQs करने का मतलब यह है कि आपको के पास मैक्सिमम 2.4 मिनट्स हैं आपके पास, ठीक है जी। 6 चौक 24, इसका मतलब है कि 144 सेकंड्स हैं आपके पास एक MCQ को सॉल्व करने के लिए, 144 सेकंड, ठीक है जी, 2.4 मिनट्स। तो ये इसमें इतने लंबे सवाल नहीं होते, ठीक है ना, ये नहीं आते। अब हाँ जो सवाल आते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं कि जो दिखने में शायद थोड़े लंबे लगें, लेकिन उनका भी कोई ना कोई ट्रिक होता है, उनका भी कोई ना कोई बीच में कोई ऐसी कैलकुलेशन होती है, कुछ चीज़ इन्वॉल्व होती है जो कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे सवाल हों तो उनमें वो क्विकली सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर कभी कभार आपकी किस्मत भी ख़राब होती है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा सवाल आ जाता है, फिर उसके कंपैरिजन में कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, एक एक लाइन के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आई एम श्योर आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना आसान है। आखिरी हमारा ये सवाल रह गया, खैर इसकी तो यूट्यूब की वीडियो भी लगी हुई है, इस वीडियो पे जाके देखेंगे आप तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। बैंक बी इज़ ऑफरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड सेमी एनुअली टू ऑल इन्वेस्टमेंट्स made with that bank. Bank D is entering the market and want to attract the investors. It has also decided to give interest on monthly compounding at least. What rate of interest should be offered to attract investors from Bank B? वो ये कह रहा है कि एक और बैंक है, बैंक बी, वो 15% कंपाउंड सेमी एनुअली देता है, और बैंक डी जो है वो नया बैंक आ रहा है और वो सेमी एनुअल मंथली कंपाउंडिंग देगा। वो क्या रेट ऑफर करे कि बैंक बी के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, अब इसमें सवाल के अंदर एक वर्ड छुपा हुआ है जी, गौर करने सवाल के ऊपर, वो है एट लीस्ट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम से कम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे कि बैंक बी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। कम से कम उसने इतना रेट ऑफर करना है जितना बैंक बी दे रहा है, ठीक है जी। बैंक बी जितना रेट दे रहा है कम से कम उतना तो देना, उससे ज़्यादा देगा तो मज़ीद अट्रैक्ट होंगे, लेकिन उससे कम देगा तो उसके कस्टमर्स हमारे पास नहीं आएंगे। तो इसका ये मतलब है कि बैंक डी को बैंक बी जितना रेट ऑफर करना पड़ेगा कम से कम। तो एट लीस्ट का जो आंसर होता है ना, उसकी एक साइड ओपन होती है, यानी कि हम कहते हैं कि कम से कम इतना रेट दे दो, इसका आंसर है ऑप्शन ए 14.60। तो कम से कम 14.60 का रेट देगा तो बैंक बी के कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। उससे ज़्यादा दे तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर देना है। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस, दिस इज़ हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले तो हम देखेंगे बैंक बी ऑफर क्या कर रहा है। बैंक बी का जो रेट है वो है जी 15% कंपाउंड सेमी एनुअली। अगर हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकालें तो इफेक्टिव रेट ऑफ बैंक बी जो है वो कितना बनेगा, 1 माइनस 0.15 डिवाइडेड बाय सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। इफेक्टिव रेट बैंक बी का कितना बनता है, $15.56%। 15.56% का रेट जो है वो बैंक ऑफर कर रहा है कंपाउंड एनुअली, क्योंकि जो हमारे इक्विवेलेंट रेट्स होते हैं वो कंपाउंड एनुअल होते हैं। अब बात करते हैं कि बैंक डी को क्या करना चाहिए। बैंक डी को एक चीज़ तो कन्फर्म है कि उसने जो भी रेट देना है ये कंपाउंड मंथली होगा, और वो इतना रेट देगा
कि वो कम से कम 15.56 कंपाउंड एनुअली होगा, 15.56% कंपाउंड एनुअली। क्यों? क्योंकि उसने बराबरी करनी है बैंक बी की, तो जितना बैंक बी का इफेक्टिव रेट है उतना ही बैंक डी को भी देना पड़ेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि वो क्या रेट ऑफर करे कि वो बैंक बी के बराबर हो जाए। सॉरी, ये यहाँ पे प्लस होता है, प्लस होता है ये 1 प्लस आर एन ओवर एन रेट टू पावर एन माइनस 1। प्लस से ही सॉल्व किया, यहाँ पे पता नहीं मैंने क्यों माइनस लिख दिया, देखिए ना सारे प्लस लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये प्लस आ गया जी हमारा 15.56। किसी ने भी नहीं बताया कि सर इतने प्लस लगता है, जान दो यार। ठीक है, सारे मस्त हुए मैं। ठीक है, सही है 15। अच्छा अब जरा देखो, वापस आओ आप, क्योंकि वो माइनस में फंसे हुए थे। दोबारा मैं बोलता हूँ, जरा गौर से सुनना। वो ये कह रहा है कि बैंक बी जो है वो इफेक्टिव 15.56 का रेट तो दे रहा है, बैंक डी को कम से कम इतना रेट देना होगा, यानी कि बैंक डी जो भी यहाँ पे रेट रखेगा उसका इफेक्टिव रेट 15.56 ही होगा। लेट्स सपोज कि बैंक डी जो है वो एक्स रेट ऑफर कर रहा है, उसकी जगह पे एक्स लिख देते हैं। एक्स की जगह पे मैं क्वेश्चन मार्क भी लिख सकता हूँ, वो भी एक्स बेसिकली एक अननोन फिगर को ही रिप्रेजेंट करता है ना। एक्स हो, क्वेश्चन मार्क हो, अपना नाम लिख लें वहाँ पे, अपने किसी दोस्त का नाम लिख दें, किसी बहुत खास दोस्त का नाम लिख दें। ठीक है, एक ही बात है, वो अननोन, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम मेरा नाम लिख दें आप, ठीक है। तो वो जनाबे वाला देखिएगा ज़रा, अब आपने इफेक्टिव रेट निकालना है 1 माइनस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 15.56%। अब आपने ये वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, फिर प्लस, ऊपर भी माइनस लिख दिया दोबारा। टीचर ऐसे में कहते हैं मैं चेक कर रहा था, मैं आपको चेक कर रहा था। ठीक है, तो देखो ज़रा, एक्स फाइंड आउट करना है जी, एक्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देते हैं, कैलकुलेटर में एक्स पुट करें और निकालें इसका आंसर क्या आता है। $14.55, वो 14.60 के आसपास ही है, 14.55%। तो बेसिकली बैंक को जो रेट ऑफर करना पड़ेगा डैट इज 14.55। ये 60 और 14.50 इन दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अभी तो हम फंस गए हैं कि करना क्या है। आप लोगों ने कैलकुलेशन किया, मैंने तो कुछ नहीं। 549 तो 14.55 आ गया ना। तो अब ये तो 14.50 भी बन रहा है, 14.60 भी बन रहा है। ठीक है, चलें 14.60 पे ही टिक कर लेते हैं। सही हो गया जी। तो हमारे पास 14.60 जो है ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेट की हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस कर लिया। इसके साथ ही मेरे जो सवाल हैं वो कंप्लीट हो गए जो मैंने करवाने थे। आप लोगों के पास जो सवाल हैं वो हम करेंगे। जब भी कभी मैं फ़िनांस पढ़ाता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग टीचर मेरी एक ज़िम्मेदारी होती है कि मैं आप बच्चों को इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कुछ इसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं रिगार्डिंग के यार हमारा मज़हब जो है सूद के बारे में बड़ी सख्त वईदें और बड़ी सख्त बातें बताता है इंटरेस्ट के वाले से। तो हम उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते होते हैं और उसका मेन मकसद ये होता है कि आपको थोड़ी सी आगाही दी जाए और आपको गाइड किया जाए कि इस्लामिक इंजेक्शंस क्या हैं और हम उनको जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रियल इंटरेस्ट होता है वो ये ही है जो हमने पढ़ा है। सही है। दूसरी बात यह है कि इसको आपने कभी भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट नहीं करना, कभी भी सूद नहीं लेना, कभी भी सूद नहीं देना। सूद लेने और देने वाले के हवाले से बड़ी सख्त वईदें हैं। हम लोग हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से शुरू करेंगे बात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 लोगों पे लानत फरमाई है और उनमें 5 लोग कौन कौन से शामिल हैं। एक वो जो सूद लेता है, एक वो जो सूद देता है, एक वो जो सूद का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको लिखता है। ठीक है, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखता है कि भाई 2 लोगों ने आपस में एक सूदी कारोबार तय किया है, वो ख़ास तौर पे जो स्टाम्प पेपर वाले होते हैं जो सूद का कारोबार लिखता है। एक वो जो उसका पहला गवाह है और एक वो जो उसका दूसरा गवाह है। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन के साथ जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें गवाह मौजूद होते हैं। तो आपने इन 5 में से कोई नहीं बनना।
पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले पे कोई वईद नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सही है। हाँ, लेकिन देखिए आप कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि आपको इस चीज़ की ओरिजिनल सेंस पता चल गई है, जिसको आपने आगे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो कुरान मजीद में बहुत सख्त अल्फाज आए हैं इस हवाले से कि ये इतनी बुरी चीज़ है, इतनी बुरी चीज़ है कि आपको इससे हमेशा बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस्लाम फिर इस हवाले से क्या कहता है कि आपकी कैश की नीड्स भी होंगी, आप कुछ लोगों को आपके पास कैश होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की नीड्स भी होंगी। तो हमारे इस्लामिक सिस्टम के अंदर बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि जिसकी गाइडेंस मौजूद हैं, जिसकी हमारे पास सहाबा की लाइफ के अंदर और उसके बाद जो हमारे जो मुस्लिम रूलर्स थे उनकी लाइफ के अंदर बड़ी सारी रिसर्च मिलती है, जिसको कि अब आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है, ऑन बोर्ड किया जा रहा है। ICAP इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी कर रहा है कि इस्लामिक फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स एक इस्लामिक माशरे के अंदर इस्लामिक फ़ाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप करने के लिए बने। ये पूरी दुनिया में और किसी इस्लामी मुल्क में कोई और लोग ऐसे नहीं कर रहे। ठीक है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े इस्लाम के चैम्पियन ममालिक हैं, लेकिन ICAP को ये सहरा जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने शुरू किए हैं जो इस्लामिक सेटअप और इस्लामिक निज़ाम के साथ हैं। इसमें कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो ज़्यादातर ये आपकी बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस का पेपर है, उसके अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर एक छोटी सी थ्योरेटिकल डिस्कशन है इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, और वहाँ पे आपका ये इवन एक टॉपिक भी है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जनाब अगर आपने पैसे लेने हैं, अगर आपको कोई लोन आपने कहीं से लेना है, आपका बिजनेस है, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप अपने बैंक वाले से या किसी भी और बंदे से जाके लोन ना लें। ठीक है, लोन ना लें। उसकी जगह पे जो हमारे साथ जो अरेंजमेंट जिसका हमें मशवरा दिया गया है वो है मुराबाहा अरेंजमेंट्स। आप मुराबाहा फाइनेंसिंग में चले जाएं। मुराबाहा फाइनेंसिंग क्या होती है? आप उस बंदे को कहें कि मुझे फ़लाँ चीज़ लेनी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, आप मुझे पैसे ना दें, आप मुझे वो चीज़ लेकर दे दें। ठीक है। तो इस्लाम ये कहता है कि पैसे उधार पे ना लें, चीज़ उधार पे लें। ठीक है। चीज़ आपने उधार पे ले ली, अब वो चीज़ उस बंदे की है, वो आपको उसने दी हुई है, आप उसे इस्तेमाल करें और उसका रेंट पे करें। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ जी पैसे भी तो लिए हैं, तो पैसे के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो उधार के वो चीज़ के ऊपर दिए गए रेंट की तरह ही है, लेकिन ये वैसे नहीं है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि फॉर एग्जांपल गोश्त तो गोश्त होता है। अगर एक मुर्गी जो है उसको हलाल करते हुए उसके ऊपर अल्लाह अकबर ना पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना पढ़ा जाए, तो उसका गोश्त हलाल नहीं रहता, हराम हो जाता है। उसके ऊपर हमने आज तक कभी एतराज़ नहीं उठाया। खैर हम तो कुछ भी खा जाते हैं, हम तो खोते भी खा जाते हैं, तो हमें क्या पता कि वो क्या है। लेकिन ये है कि अगर हमारे सामने कोई मुर्गी हलाल करे और हम हमारे सामने वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना पढ़े तो हम उसको नहीं खाते, क्योंकि इस्लामिक इंजंक्शंस ये हैं कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसके ऊपर अल्लाह अकबर यानी कि तकबीर पढ़ी जाए और फिर ही वो हलाल होती है, अदरवाइज़ वो हराम हो जाती। तो जब हम उन चीज़ों को मान रहे हैं तो ये तो और बहुत बड़ी चीज़ है। इस्लाम ये कहता है कि भाई कैश का लेन देन जो है, जो कैश का उधार है, उसके ऊपर जो है वो कोई वो नहीं है। आपने अपना जो भी चीज़ आपने लेनी है उसके ऊपर रेंट लें, कैश के ऊपर रेंट ना लें, ना ही कैश के ऊपर रेंट दें। ठीक हो गया। देन फ़र्ज़ करें कि आपको पैसे आपके पास ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी बंदे के साथ, तो आप उसको लोन ना दें। लोन लेने की जगह इस्लाम कहता है मुराबाहा करें, लोन देने की जगह इस्लाम कहता है कि मुदारबा करें। मुदारबा भी एक अरेंजमेंट होती है जिसमें आप किसी गरीब आदमी को पकड़ते हो जिसको लोन देना है, वो लोन से क्या करेगा? वो काम ही शुरू करेगा ना। वो कहता है कि यार आप दोनों मिल के पार्टनरशिप शुरू कर लें। वो बंदा बिजनेस करेगा, आपने भी तो उससे इंटरेस्ट की सूरत में पैसे लेने थे, तो वो बंदा उन पैसों से जब बिजनेस शुरू करेगा तो आपको अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा देगा। वो कितना भी हो सकता है, वो 5% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है कि वो आपको कहे कि यार मैं काम करूँगा, जब प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें अपने प्रॉफिट का 90% दे दिया करूँगा, क्योंकि तुमने पैसे लगा के काम शुरू करवाया। इस्लाम ये कहता है कि भाई जब प्रॉफिट आएगा अपनी मर्जी से डिसाइड करो कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा दोनों लोगों में। आपके पास पैसे हैं, उसके पास स्किल्स हैं, उसने आपसे लोन लेना था, काम शुरू करना था, रेडी लगानी थी, बर्गर की दुकान लगानी थी, कुछ करना था, उसको करवाएं अपने पास से, लेकिन और प्रॉफिट की जो मर्जी रेशो तय कर लें। आप बहुत जालिम रेशो तय कर लें, आप कहें जी 90% प्रॉफिट मेरा होगा क्योंकि मेरे पैसे हैं और 10% प्रॉफिट तुम्हारा होगा। कर लें, जालिम जुल्म कर लें फिर, अगर ये जुल्म है। और किसी जगह पे ये जुल्म नहीं भी होगा, किसी जगह पे
कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जिनमें आपने पैसे दे दिए और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो सही मिल रहा है क्योंकि आपका पार्ट है। लेकिन जो शर्त है इसमें वो ये है कि जब कभी लॉस होगा तो वो सारा का सारा उसका होगा जिसने पैसे लगाए। हम ये नहीं कह सकते कि लॉस हुआ, बर्गर की दुकान से पैसे नहीं आए तो तुम्हारा जो है ना नुकसान है क्योंकि तुमने काम ठीक से नहीं चलाया। अगर उसने ठीक से नहीं चलाया उसके लिए और इंजंक्शंस हैं, इस्लामिक अदालतें हैं, फिर उसमें ले जाएंगे हम उसको, हम कहेंगे इसके साथ मैंने काम किया था, मिलकर हम लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था, मैंने पैसे लगाए थे, इसने अपनी एफर्ट्स की थी, इसने ठीक से एफर्ट्स नहीं की, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन इस्लाम गरीब आदमी को सिक्योरिटी देता है कि यार जब आपके पास पैसे हैं तो आप उसके साथ मिलकर बिज़नेस करें। ठीक है, बिज़नेस अब वो उसके पास पैसे हैं, उसके पास स्किल्स हैं, तो ये जब बर्गर पे रेडी लगा के देगा तो जब वो खत्म करेंगे तो रेडी इसके पास आएगी। जिसके पैसे हैं उसकी आएगी, जिसके पैसे लगे उसके पास है। अब देखें ना, जब लॉस होता है तो जिसने पैसे लगाए हैं उसका पैसा ज़ाया होगा, जिसने टाइम लगाया उसका टाइम ज़ाया होगा। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे अगर किसी को लोन देना हो तो उस पर तो इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। इस्लाम कहता है एहसान करें, एहसान करें। ठीक है, हाँ हाँ, एहसान करें, लोन ना लें, उसको इंटरेस्ट ना लें उसके ऊपर। ये मेरी आखिरी पॉइंट मेरा यही है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो एक तो ये बात है, और अगर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस्लाम आपको एहसान की तरगीब देता है। आपके पास जो पैसे हैं किसी को दें। इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि भाई सबसे बेहतर तिजारत ये है कि अल्लाह की राह में दे दिया जाए। क्या इससे बड़ा कोई बिज़नेस है? क्या इससे बड़ा कोई, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको उस डिवाइन किताब में बता दी है अल्लाह ताला ने कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, तिजारत करनी है, आओ मेरे साथ आके तिजारत करो। ठीक है, हाँ, वयक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी कि अल्लाह को कर्जा दें। अल्लाह को पैसों की ज़रूरत है हमारे नहीं, वो हमने अपने पैसों में से ही देने हैं, हमारे पैसे नहीं हैं, अल्लाह के दिए हुए पैसे ही हैं। तो बेसिकली इस्लाम तो हमें एक इस तरफ ले जाता है, हमने इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाना। किसी को लोन दिया है, कोई बात नहीं, दे दिया है, कोशिश करो अगर वो गरीब आदमी है, टाइम पे वापस नहीं कर पा रहा, अगर वो ऐसा है कि उसके लिए वापस करना मुश्किल है, उसको छोड़ दो। ठीक है, उसको माफ़ कर दो और उसे बताओ कि मैंने तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दिया। ठीक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। अब हमारे पास 4-5 मिनट हैं, कोई सवाल अगर किसी ने को पूछना है, ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टाइमलाइन है, चल भाई पे करना, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपने एक पेमेंट यहाँ पे करनी थी 6,000 की, एक पेमेंट आपने यहाँ पे करनी थी 9,000 की, एक पेमेंट आपने यहाँ पे करनी थी 3,000 की। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े, तो वो कहता है कि यार आज अगर मैं एक सिंगल पेमेंट करूँ कि ये सारे मेरी फ्यूचर की पेमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो कैसे होगा। इस 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू इस डेट की फाइंड आउट कर लें, इस 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे फाइंड आउट कर लें, इस 6,000 की प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे फाइंड आउट कर लें, और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आए ये पे कर दे, इनको प्लस करके पे कर दें। ठीक, एक मिनट, इसको इकट्ठा करके पे कर दें। या ये भी हो सकता है कि लेट सपोज कि वो कहता है कि मैं इस डेट पे कहीं पे करना चाहता हूँ, कि इस डेट पे कितनी पेमेंट करूँ कि मेरी ये सारी करंट की और फ्यूचर की पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये 6,000 जो है इसको डिस्काउंट करके यहाँ पे ले आएँ, 9,000 को डिस्काउंट करके यहाँ पे ले आएँ, और ये 3,000 को डिस्काउंट करके यहाँ पे ले आएँ। इन सारों की नेट प्रेजेंट वैल्यू को जमा करें और ये पेमेंट आज कर दें। 6 को कंपाउंड करके आगे ले जाएंगे, कंपाउंडिंग फार्मूला लगाएंगे। ठीक हो गया जी, तो ये इस तरह से है जी। ठीक है सर जी, हमारे पास अगर एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ क्वार्टरली और हमें वो कहता है कि मंथली रेट बताए, तो उसको थोड़ा सा इधर कंपाउंड क्वार्टरली अगर फ़र्ज़ करें कि वो हमें कहता है जी कंपाउंड 8% रेट है, क्वार्टरली 8% है, वो कहता है कि बताएं इसके इक्विवेलेंट कितने परसेंट कंपाउंड मंथली होगा। इसका ना एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, उसी को बनाते हैं अभी। देखो पहले आप इसका कंपाउंड एनुअली निकाल लो और उस कंपाउंड एनुअली को इक्वल रखो इसकी कंपाउंड एनुअली के, और फिर उसका आंसर जो है ना वो निकाल लो। ठीक है जी, 8% कंपाउंड एनुअली क्या होगा जी, इसका पहले हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं कंपाउंड एनुअल में। कंपाउंड एनुअल में क्या रेट निकलेगा, 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 4 - 1, ये निकला। इसका क्या आंसर आया? यार वो मुझे याद नहीं रहता, तो आप मैसेज भी नहीं करते।
मुझे मैसेज कर दिया करें जो भी चीज़ चाहिए हो ना, व्हाट्सएप मैसेज। 0.082 0.082% यानी कि 8.2 के बाद भी एक डिजिट बता दे। 4 ठीक है जी 4, 8.24%। ठीक हो गया जी। अब ये 8.24% ये वो हम रेट निकालेंगे इसका कंपाउंड मंथली का। ठीक है जी। तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं वो हमारा कंपाउंड मंथली x% है, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 12 रेज़ टू पावर 12 - 1 शुड बी इक्वल टू 8.24%। ऐसे ही है ना? यानी कि जो इसका इफेक्टिव रेट निकलता है वही इसका भी इफेक्टिव रेट होना चाहिए ना। लेट सपोज x% कंपाउंड मंथली है तो उसका भी इफेक्टिव रेट यही होना चाहिए। तो ये जनाब हमारे पास यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। x निकालें जरा क्या बनता है। अच्छा एक बात, वो सवाल जो इन्होंने पूछा है कि बैंक्स वगैरह के साथ फिर क्या करना चाहिए। बैंक्स बेसिकली ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका मेन काम ही इंटरेस्ट कमाना होता है। तो ऐसे बिजनेसेस जिनका मेन काम ही इंटरेस्ट कमाना होता है उन बिजनेसेस के अंदर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। देयर इज़ ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि बैंक्स में काम नहीं करते। ठीक है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लहर आई है कि इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है बहुत सारे बैंक्स ने। अब तकरीबन हर बैंक का जो कमर्शियल बैंक्स थे उनकी एक इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच भी है, जो वो किसी भी नाम से है। किसी की अमीन है, किसी की मिज़ान, जैसे मिज़ान तो वैसे ही सारा जो है वो कहते हैं कि हम लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ चलते हैं। किसी की कोई मुसाबकत है, किसी की कोई फ़लाँ है, किसी को, तो उन्होंने इस्लामिक ब्रांचेस के नाम से ब्रांचेस शुरू की हैं जो कहते हैं कि हम इस्लामिक असूलों के मुताबिक प्रॉफिट की शेयरिंग की बेसिस के ऊपर, जिसमें लॉस भी शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग की बेसिस के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट जो है वो दिया करते हैं या लिया करते हैं। ऐसे में लेट मी कंप्लीट, ऐसे में कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि कभी कभार किसी ज़रूरत के तहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में कुछ इंटरेस्ट लेते या देते हैं। नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर जिनके अंदर इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने बैंक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उन्होंने बैंक से ट्रांजैक्शंस करनी है और उसमें वो कुछ थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन के बिजनेसेस होते हैं, सप्लाई के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, फैक्ट्रियाँ वगैरह, इनमें इंटरेस्ट का जो एलिमेंट होता है वो बहुत थोड़ा होता है, नेग्लिजिबल होता है। और ऐसे बिजनेसेस में काम करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनका मेन काम इंटरेस्ट कमाना नहीं होता, उनका मेन काम कुछ और करना होता है। और क्योंकि वो एक ऐसी हाइब्रिड इकोनॉमी में काम कर रहे हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ों से सामना करना पड़ता है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंटरेस्ट ज़रूर होगा, कुछ इंटरेस्ट नज़र आ रहा होगा, इंटरेस्ट लिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा। बेसिकली जो इंटरेस्ट ले रहा है उसके साथ तो काम नहीं करना चाहिए। जो इंटरेस्ट दे रहा है और वो बहुत ही नेग्लिजिबल सा है, तो ऐसे में क्योंकि उनका मेन काम ये नहीं है, इसलिए आप उनके साथ उनकी कंपनीज़ में बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट लेने और देने को ओवरऑल आपको हर तरह से डिस्करेज करना चाहिए। ऐसे बिजनेसेस के साथ आपको बिज़नेस भी नहीं करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के बेसिस पे चल रहे होते हैं। ये कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं और इंटरेस्ट खा रहे होते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लोन्स लेकर सारा उनका जो गेयरिंग है, वो बिज़नेस की गेयरिंग कहते हैं कि उस बिज़नेस को चलाने के लिए लोन कितना लगा है और ओनर का पैसा कितना लगा है। ठीक है जी। तो वो गेयरिंग उसकी कितनी है, वो गेयरिंग की बेसिस के ऊपर भी बहुत सारे लोग डिसाइड करते हैं कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस बिज़नेस में जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और मैंने ये बताया है कि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थोड़ा इस चीज़ को गौर करते हैं, वो जो समझते हैं या जो इस चीज़ को वैल्यू करते हैं, वो बैंक्स में काम नहीं करते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि जिनको बैंक से अच्छी ऑफर्स आती हैं, वो नहीं करते काम। ठीक है। या और जैसे मैंने कहा कि बैंक्स ने भी अब अपनी इस चीज़ को ठीक करना शुरू कर दिया है। अब बैंक्स के भी बहुत सारे इस्लामिक जो है ना वो मॉड्स शुरू हो गए हैं। इस्लामिक ब्रांचेस में काम करना ठीक होता है। कौन सा जुर्माना? आपने इस डेट तक पैसे नहीं दिए, ये कॉलेज वाले भी इस तरह करते हैं ना, इस डेट तक पैसे दे दिए, बार-बार समझ फीस है तो हम नहीं दे रहे, वो कहेंगे। मैंने तो नहीं देखा बच्चे फीस ही नहीं देते कॉलेज। कौन सा कॉलेज होता है जो एक्स्ट्रा? अब ये एक ऐसी बात है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसके ऊपर आपको बात करें। फाइन जो होता है तो बैंक वालों ने कौन सा आपको लोन दिया हुआ है जो आपसे इंटरेस्ट लेंगे? वो बैंक वालों ने तो आपसे पैसे ले रहे थे, आपने नहीं दिया, आपको डराने के लिए आपसे फाइन ले रहे।
तो ये पैसे दिए नहीं हुए उन्होंने आपको जिसके ऊपर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने आपसे पैसे लेने थे जो आपने टाइम पे नहीं दिया, आपने अपनी कमिटमेंट नहीं की, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो कैश काउंटर पे बैठे